नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है बायोलॉजी का टेस्ट का है। ये टेस्ट नंबर दूसरा है। इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है लिपिड का नहीं होता है। लिपिड का गुण बताना है कौन सा नहीं होता है। तो हम जानना पड़ेगा कि आखिर लिपिड कहते किसे हैं। तो लिपिड का जो निर्माण होता है एक प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें जो है वसा, मोम, एस्ट्रॉल है ना, इत्यादि के मिलने से ही लिपिड का निर्माण होता है। यानी लिपिड को साधारण भाषा में हम बात करें तो वसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये बातें पूर्णतः सत्य नहीं है। वसा और लिपिड में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। तो क्या होता है, लिपिड जो होता है जल में अघुलनशील होता है, यानी अविलय होता है। ये बातें बिल्कुल सही है, यानी कि वसा जल में घुल ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि लिपिड जो है अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में विलय होता है। ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है लिपिड का जो निर्माण होता है हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। ये गलत है। यहाँ पे हीलियम नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन। इसका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से लिपिड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है बस ये अम्ल, तेल, मोम इत्यादि जो है लिपिड के उदाहरण हैं। ये बातें बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, आप लोग को बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं। एक तरफ इसमें आपका वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसमें सिद्धांत दिया हुआ है। आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है किन्होंने दिया था, तो हागो डी ब्रिज ने दिया था। ये बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए कवक विज्ञान के बारे में किन्होंने अध्ययन किया था, तो कवक बारे विज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे एडन डी बेरी। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। एडन डी बेरी ही इसका अध्ययन किए थे, इसलिए इसका सही आंसर एडन डी बेरी होगा, ना कि स्टीफन हिल्स हो जाएगा। स्टीफन हिल्स किसका अध्ययन किए हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आपका पादप शरीर विज्ञान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं कौन, स्टीफन हिल्स। यहाँ पे इतना बात ध्यान रखेंगे। अब बातें आ जाती हैं अनुवांशिकी का अध्ययन किन्होंने किया था, तो अनुवांशिकी का अध्ययन किन्होंने किया था, गेगर जॉन मेंडल जी ने किया था। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। शैवाल विज्ञान के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम हेनरी हार्वे हैं। तो ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहेंगे। देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है, जैसे ही हम बाल अवस्था से जवानी के दहलीज पे जाते हैं, क्या होता है हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई पुरुष है तो उसके आवाज़ में भारीपन आ जाता है, मूछें आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब परिवर्तन क्यों होता है, तो इसी को हम उत्त परिवर्तन कहते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन रहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक अध्ययन का विषय है। और इसका अध्ययन करने का काम किसने किया था, हागोडी ब्रीज ने किया था। तो यहाँ पे उत्त परिवर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कवक के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया है कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे दोस्त, माइकोलॉजी किसको कहते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक जो है आपका अल्फा नामक विष का भी उत्पादन करता है। अल्फा नामक विष, अल्फा नामक विष का उत्पादन कौन करता है, कवक करता है। ये हाल फिलहाल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, मेंस में पूछा गया था। अब यहाँ पे बातें आ जाती हैं कि इसमें जो होता है कवक का जो होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है कवक का काइटिन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रहे हैं, काइटिन का बना होता है। तो यहाँ से तीन बातें आ जाती हैं कवक में। पहला, किसके अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। अल्फा नामक विष का उत्पादन कौन करता है, कवक करता है। और कवक का जो होता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अनुवांशिकी आखिर हम कहते किसे हैं। देखिए अनुवांशिकी क्या होता है, माता पिता का कितना गुण या लक्षण जो होता है बाल बच्चा में मिलता है, या कितना गुण इससे नहीं मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। देखिए अनुवांशिकी का सबसे पहले जो सिद्धांत किसने दिया था, तो गेगरी जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने किस चीज़ पे प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मटर के दाने पे इन्होंने प्रयोग किया था। अब बातें आ जाती है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो मटर के दाने का नाम क्या होता है आपको बताना है। इसका नाम होता है पाइसम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इन्होंने अनुवांशिकी ने तीन नियम दिए थे। उनमें क्या था आपका, तीन नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविकता का नियम। कहने का यह अर्थ था कि जो प्रभाविकता का नियम का, इसमें कहने का अर्थ ये था कि जो जो संतानें हैं उसमें एक ही जीन प्रभावी होगा, या तो माता का जीन प्रभावी होगा या पिता का जीन प्रभावी होगा। यही वजह है कि इसको क्या कहा गया, प्रभाविकता का नियम। प्रथम पीढ़ी की जो संतानें होंगी या तो उसमें
पुनरुत्पन्न माता पे जाएंगी या पुनरुत्पन्न पिता पे जाएगा। दूसरा जो नियम था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम में क्या था कि दूसरा पीढ़ी का जो संतानें होंगी उसमें 3 गुण माता पे और 1 गुण पिता पे, या 3 गुण पिता पे 1 गुण माता पे जाएंगे। यही क्या कहलाता है आपका पृथक्करण का नियम कहलाता है। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। इसमें जो है तीसरी पीढ़ी की जो भी संतानें होंगी उसमें जो है अनुवांशिक शुद्धता सबसे ज़्यादा होगा। इसमें जो है माता पिता का गुण का जो ट्रांसफर होगा 1:1 में होगा, है ना, यानी बराबर होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अनुवांशिक शुद्धता किस में पाया जाता है, तो आपका तीसरी पीढ़ी में पाया जाता है। और आपका वो नियम क्या कहलाता है, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम कहलाता है। यहाँ से इतनी बातें आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सवाल के बारे में। देखिए सवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी हम कहते हैं सवाल के अध्ययन को। सवाल में खुद ही परिणत होता है, जो जैसे खाना बनाने में वो सफल रहता है, वो खाना खुद से ही बनाता है। तो सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी कहते हैं सवाल के अध्ययन को, फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है आपका कोरेला नामक एक सवाल है, बहुत बड़ी क्वेश्चन रहा है, जिसको जो है अंतरिक्ष यात्री जो है इसको ले जाते हैं और उससे जो है आपका भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने में आसानी होती है। कौन सा सवाल, कोरेला नामक सवाल को अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं। अब यहाँ पे बातें यहाँ इतना आ जाती हैं। अब देखिए सवाल विज्ञान के अध्ययन को क्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, विलियम हेनरी हार्वे थे। तो इस तरीके से इतनी सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोस्त पहला जी ऑप्शन मेरा क्या कहता है, फाइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, कवकों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। गलत है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत है। हमने भी जस्ट आप लोग को बताया है कि जो सवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, न कि कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसको अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। एग्रोनॉमी जो होता है फसली पादप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इस पर जो अध्ययन किया जाता है सो किसके अंतर्गत आता है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत आ जाता है। देखिए पैलियोबॉटनी है ना, किसके अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्म अध्ययन का, है ना, यानी पादप का जो जीवाश्म है कितना पुराना है इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी के नाम से हम जानते हैं। अब ऑप्शन डी के देखते हैं, हिस्टोलॉजी जो है आपका उत्तर के अध्ययन क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन को कहते हैं, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्यवस्था किया है। तो पुस्तक का नाम बताना है। इनका पुस्तक का नाम है आपका सिस्टेमा सेंचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के बारे में बताया है। यानी कि क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। यानी इन्होंने पौधों को बांटने का काम किया है ना, अलग अलग ग्रुप में इन्होंने बांटने का काम किया है। यही वजह है कि इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न टेस्टोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है। देखिए अब बातें आ जाती हैं कि द्विनाम, है ना, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था। इनके कहने का अर्थ यह है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जो है जीव जो होता है लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बने होता है। पहला जो होता है वंश और दूसरा होता है आपका जाति। जैसे कि अगर मानव जाति की हम बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो मानव का अगर वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो पहला जो होमो होता है किसको दर्शाता है, इंगित करता है वंश को, और सेपियंस जो है किसको दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बातें यहाँ आ जाती हैं कि नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका लिखने का काम किया है आपका प्लिनी द एल्डर ने इसका लिखने का काम किया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन बी है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखने का काम किया है आपका थियोफ्रेटस यानी थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के
जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से समझ में आ जाती। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विषाणु किस चीज़ से निर्मित होते हैं? देखिए विषाणु जो है किस चीज़ से निर्मित होता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। विषाणु किस चीज़ से निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, केवल डीएनए या केवल आरएनए से। इसमें या तो विषाणु में क्या होता है, या तो केवल डीएनए पाया जाता है या केवल आरएनए ही पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं रहते हैं। जैसे कि आपका कोरोना वायरस जो है उसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। देखिए डीएनए का काम होता है, अनुवांशिक पदार्थ है जो गुणों है ना, ये लक्षण को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। जो है डबल हैक्सल मॉडल का प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका प्रस्तुत करने का काम किया था जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डबल हैक्सल मॉडल प्रस्तुत किया था किसके बारे में? डीएनए के बारे में। अब देखिए डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार रहे हैं आपके एग्जाम में। तो डीएनए जो है केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो आपका ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है, प्लस में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कौन? डीएनए। आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, हाल ही फिलहाल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए आप देख लेते हैं आरएनए के बारे में। अब आरएनए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आरएनए किसे कहते हैं? देखिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है आपका, इस तरीके से रचना होता है इसका, इस तरीके से एक ही बॉन्ड होता है, सिंपल सा एक ही बॉन्ड होता है इसका। और आपका क्या होता था, डीएनए में दो बॉन्ड होता है, इस तरीके से डीएनए का रचना होता है, तो ये आपका डीएनए कहलाता था, डबल हेक्सल मॉडल कहलाता था। और आरएनए में एक ही सिंगल परत होता है, इसका संरचना होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका काम क्या होता है रहने का? प्रोटीन संश्लेषण का करने का काम होता है। ये उपस्थित कहाँ पे रहता है? तो उपस्थित कहाँ पे रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो आपका कोशिका द्रव्य प्लस में केंद्रक द्रव्य में कौन पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। यहाँ से इतना बात इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है अनावृत जीवी है? अनावृत जीवी इसमें कौन सा है बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनावृत जीवी की विशेषताएं नहीं है ना, विशेषता इसमें कौन सा नहीं है? इसमें अंडाशय का अभाव होता है, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। यानी इसको नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी भी कहा जाता है, ये बातें भी ध्यान में रखेंगे। इसमें संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। संवहनीय ऊतक का क्या कार्य होता है कि जो आपका जो खनिज लवण हो गया प्लस जल को ढोने का काम कौन करता है? संवहनीय ऊतक ही करता है। और देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन सी कहता है सबसे बड़ा जो है अनावृत जीवी का जो पौधा है कौन सा है आपका? जैमिया पिग्मिया है। ये गलत है दोस्त, यहाँ पे सबसे छोटा जो है अनावृत जीवी का पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया है, न कि बड़ा। अब बात यह आ जाती है कि सबसे बड़ा जो है जो अनावृत जीवी का पौधा कौन सा है, तो उसके अंतर्गत आ जाता है सिकोया। सिकोया सिकोया आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है 120 मीटर है। सिकोया क्या है आपके इसके अंतर्गत का सबसे लंबा पौधा है। इसके उदाहरण जैसे कि साइकस पाइनस इत्यादि इसके उदाहरण है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। आपको मिलान करना है इसमें, देख लीजिए ऐसे मिलान करना है आपको। देखिए विटामिन एक तरफ दिया हो, एक तरफ दिया हो कमी से उत्पन्न होने वाले रोग दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे
देखिए विटामिन ए के बारे में क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से हो जाता है आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा शुष्का छिपाक, या रतौंधी भी हो जाता है। रतौंधी तो ध्यान में ही रहता है सब लोग को, इसलिए रतौंधी आजकल ऑप्शन में नहीं रहता है, शुष्का छिपाक ही दिया रहता है। शुष्का छिपाक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपके आँख से आंसू आना बंद हो जाते हैं, आँख में आंसू बनना ही बंद हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, शुष्का छिपाक कहते हैं। और किसकी कमी से होता है सभी ऐसा, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अब देख लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, या वस्क की अगर बात करते हैं तो वस्क में जो है आपका ऑस्ट्रोमलेशिया नामक बीमारी होता है। अब देख लेते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त में थक्का नहीं बनता है। और कौन सा बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हेमोफीलिया में थक्का रक्त में नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। या नपुंसकता जो है आपका किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन के आखिर अध्ययन किसने किया था। देखिए विटामिन क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है, इससे आपको कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी बनाने में हमारे शरीर को मदद करती हैं, है ना। जैसे कि 1911 में सी फंक ने, है ना, किसने, सी फंक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी फंक ने आपका विटामिन का आविष्कार किया था, जिसमें जो है विलेयता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक आपका वसा में घुलनशील। जैसे जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, तो बी सी यानी कि भूमिका चावला, यानी विटामिन बी, और सी जो है जल में घुलनशील है। और कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, तो ये आपका कीड़ा, याद रखेंगे कीड़ा, विटामिन के ई डी ए जो है आपका किस में घुलनशील होता है, आपका वसा में घुलनशील होता है। अब हम देख लेते हैं विटामिन का रासायनिक नाम क्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए विटामिन का ट्रिक से याद रख लेंगे, रथ एक ट्रॉफी करके, ऐसे आप लोग का याद होगा ही, रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का नाम क्या है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम क्या है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम क्या है फिलोक्विनोन। यहाँ से ध्यान रह जाएगा इतनी बातें। तो चलिए कहते हैं आपका एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, इसकी कमी से होने वाले रोग एक तरफ लिखे हुए हैं, आपको मिलान करना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से होने वाला कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब साथ साथ बताते चलेंगे विटामिन बी वन का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है, थायमीन होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किलोसिस नामक रोग हो जाता है, तो राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। विटामिन थ्री इस भी सही है। विटामिन बी थ्री कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, रेगरा नामक रोग हो जाता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। विटामिन सी का नाम क्या है, नियासिन इसका नाम होता है, विटामिन सी का, बी थ्री का नाम। अब विटामिन बी ट्वेल्व का नाम मतलब कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रक्तहीनता नामक रोग होता है, ना कि ऑस्ट्रोमलेशिया, रक्तहीनता नामक रोग होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है, और ये किस में होता है, वस्क में होता है। यहाँ से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु इसी में पाया जाता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है छोटी आंत से संबंधित है, आपको बताना है कि कौन सा भाग जो है छोटी आंत से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी मध्यांत्र जो है आपका छोटी आंत में पाया जाता है, बाकी ये सब जो है किसकी है, बड़ी आंत की पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झींगा मछली का मुख्य जो है यूरिया उत्सर्जी अंग कौन है, यानी झींगा मछली का जो है यूरिया उत्सर्जी अंग कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित ग्रंथियां जो है आपका, इसी से क्या होता है,
यूरिया का उत्सर्जन करती हैं कौन? झींगा मछली। अब बात आ जाता है कि ऑप्शन ए फ्लेम कोशिका से कौन उत्सर्जन करता है? तो ये जो है आपका फीता कर्मी जो है फ्लेम कोशिका से ही आपका यूरिया का उत्सर्जन करता है। फीता कर्मी कर्मी ध्यान रखेंगे। अब ऋतिका जो है, ऋतिका से कौन सा आपका यूरिया का उत्सर्जन करता है? तो ये अमीबा करता है। अमीबा करता है किससे? ऋतिका से। अब आ जाता है ऑप्शन डी मेलपी की नलिकाएं से कौन करती हैं? तो ये अर्थोपोडो प्राणी जितना भी हैं, अर्थोपोडो जैसे कि कीड़ा मकोड़ा हो गया, ककेड़ा हो गया, ये सब जो है आपका अर्थोपोडो के अंतर्गत आ जाता है। ये सबसे बड़ा प्राणी जगत भी है अर्थोपोडो। तो यूरिया का उत्सर्जन किससे करती है? मेलपी की नलिकाएं से करती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? झींगा मछली का मुख्य यूरिया उत्सर्जक अंग कौन सा है? तो हरित ग्रंथियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। लेकिन न्यूरॉन की अगर रचना अगर देखिएगा तो इस तरीके से रचना रहता है इसका, और ये जो भाग रहता है यही आपका एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन कहलाता है। और यहाँ पे जो आपका ये लंबा लंबा जो दिख रहा है, अच्छा से फोटो नहीं बन पाया है, इसको डेट्राइट कहते हैं, है ना। और यहाँ पे जो आपका इसके भाग रहते हैं छोटा छोटा हल्का हल्का निकला हुआ, इसको द्रुमिका कहा जाता है। इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, द्रुमिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? आपका एक्सॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरुरज्जु के मुख्य कार्य क्या है? बताना है आपको मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो है मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती क्रिया में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करता है। ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। प्रतिवर्ती क्रिया वैसी क्रिया होता है जिसमें हमारा वश नहीं चलता है ना। जैसे कि आपका अच्छे भोजन को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये भी आपका प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। अगर ज़्यादा रोशनी आंखें पर रहा है तो हमारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, ये भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। तो ये दोनों जो गुण है आपका मेरुरज्जु के ही कार्य हैं। आखिर मेरुरज्जु कहाँ भी पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो है आपका पश्च मस्तिष्क यानी पिछले वाले मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग क्या होता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। देखिए प्लाज्मा के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90% जल, 10% कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ दिया जाता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए प्लाज्मा रुधिर का 55% निजी भाग होता है, बिल्कुल सही है। देखिए हल्का पीला साफ और पारदर्शी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों के तीन सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, तो नन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्ब्यू एल्ब्यूमिन है ना, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? आपको बताना है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। देखिए इसका निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत में इस प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं यकृत के बारे में थोड़ा सा। यकृत आखिर क्या करता है हमारे शरीर में, इसका काम क्या है? यकृत जो है मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है। यकृत में क्या होता है? फाइब्रोनेजेन प्लस प्रोथाम्बिन है ना, और हिप्रेन जो रक्त को थक्का बनने में से रोकता है। ये सब कहाँ बनता है? यकृत में ही बनता है। ये जो है यकृत का काम क्या होता है? विटामिन ए और डी का संश्लेषण करने का काम भी कौन करता है? यकृत ही करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर रखने का काम कौन करता है? यकृत ही करता है। यकृत में ही कौन पाया जाता है? आपका पित्त पाया जाता है।
यानी पित्ताशय उसके नीचे पाया जाता है। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में इसका निर्माण होता है। अब हम थोड़ा सा यकृत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है कौन होता है, यकृत होता है। यकृत में ही आपका कौन सा पाया जाता है, हिपैरिन जो है आपका यकृत में ही बनता है, जिसका क्या काम होता है, रक्त को थक्का बनने से रोकने का काम करता है। फिर है आपका प्रोथाम्बिन, है ना, प्रोथाम्बिन भी कहाँ बनता है, आपका यकृत में ही बनता है, जिसका क्या काम होता है, यानी कि रक्त को थक्का बनने में मदद करने का काम कौन करता है, प्रोथाम्बिन करता है ना। यकृत में क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी का संश्लेषण करने का भी काम कौन करता है, यकृत ही करता है। यकृत जो होता है ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ग्लूकोज को किससे बदल देता है, ग्लाइकोजेन में बदलने का काम कौन करता है, यकृत ही करता है। तो इस तरीके से हम यकृत के बारे में जान लेते हैं इतना बात। अब फिर देखिए आप अमाशय के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि अमाशय का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अमाशय का इंग्लिश नाम होता है स्टोमच। इसमें क्या होता है, अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है तो वहाँ से जठर ग्रंथियाँ से किसका स्राव होता है, एचसीएल का स्राव होता है। और जितने भी आपके विषाणु इसके साथ भोजन के साथ आ जाते हैं उसका यहाँ पे खात्मा कर दिया जाता है ना। यहीं से आपका क्या निकलता है, पेप्सिन, जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को किससे बदल देता है, पेप्टॉन्स में बदलने का काम करता है, पेप्टॉन्स में बदलने का काम करता है। पेप्सिन को प्रोटीन पेप्टॉन्स में बदल देता है। ये रेनिन को प्रोटीन जो है आपका कैसिनोजेन में बदल देता है, कैसिनोजेन में बदलने का काम करता है। अब हम देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बन सकती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अग्नाशय के बारे में अगर हम देखेंगे तो अग्नाशय जो है आपका दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बड़ी ग्रंथि है कौन, अग्नाशय, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ जो है अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के अंतर्गत आ जाता है। इसमें एक लैगरहैंस दीपिका पाया जाता है, लैगरहैंस दीपिका पाया जाता है कहाँ पे, अग्नाशय में लैगरहैंस दीपिका पाया जाता है। वहाँ से आपका बीटा कोशिका से, कौन कोशिका से ध्यान रखना है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का निकलता है। और इंसुलिन का क्या काम होता है, आपका जितना भी आपका शुगर है उसकी मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था, वेटिंग और वेस्ट ने किसका खोज किया था, इंसुलिन का खोज किया था। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। हम देख लेते हैं थोड़ा सा पित्त के बारे में। देखिए, पित्त क्या होता है, एक जो है क्षारीय रस होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 8.6 होता है, 8.6 इसका पीएच मान होता है। इसमें क्या हो जाता है, हानिकारक जीवाणु जो बच के चले आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्लस ये जो है इसका काम होता है वसाओं का, है ना, इमल्सीकरण करने का काम कौन करता है, आपका पित्त ही करता है। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए बी रक्त समूह में कौन सा पदार्थ अनुपस्थित रहता है। ए बी रक्त समूह में कौन सा पदार्थ जो है आपको बताना है कि नहीं पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका एंटीबॉडी जो होता है आपका ए बी रक्त समूह में नहीं पाया जाता है। देखिए, एंटीबॉडी ध्यान में रखेंगे थोड़ा समझने के लिए कि एंटीबॉडी बहुत अच्छा चीज़ होता है, एंटीजन खराब चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाएगा, है ना। और ओ में क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ओ में कौन सा पदार्थ अनुपस्थिति रहता है। तो ओ में क्या होता है, एंटीजन, है ना, एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता है, एंटीजन। यही वजह है कि किसी को भी रक्त दे सकता है ना। ये आपका पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, किसके नहीं पाए जाने की वजह से, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। और पूरा का पूरा एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, इस वजह से पूरा का पूरा शुद्ध होता है, किसी को भी ये खून दे सकता है। इतनी बात ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथियाँ बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ का उदाहरण है। आपको बताना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल ग्रंथियाँ जो है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बाहर से है ये ग्रंथियाँ जुड़ी हुई, है ना। कौन सा ग्रंथि, लाल ग्रंथियाँ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आ जाती हैं। तो देखिए, श्वेत ग्रंथियाँ भी बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। आंसू जो ग्रंथि है ये भी बाहर के ग्रंथि का उदाहरण है। लाल ग्रंथि, दूध ग्रंथि,
है ना, प्लस आपका श्लेष ग्रंथि किसके उदाहरण है, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्यस्रावी ग्रंथि की विशेषताएं, हमको बताना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि की कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां में एंजाइम स्रावित होती हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ बाह्यस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं उससे क्या निकलता है, एंजाइम का उत्सर्जन होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव वाहिनी से करती है, यानी इसमें नलिका पाया जाता है। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी अपने ऑप्शन सही है। जैसे कि त्वचा ग्रंथि, लाल ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, दूध ग्रंथि, ये सब जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ये सभी जो है आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा विशेषता इसमें से नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इससे TSH हार्मोन का उत्सर्जन होता है। ये गलत है। TSH हार्मोन का उत्सर्जन जो होता है आपका थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है, ना कि आपका पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि से जो होता है आपका STH हार्मोन का उत्सर्जन होता है। STH हार्मोन का उत्सर्जन होता है किससे, पीयूष ग्रंथि से। देखिए याद रखिएगा, जैसे कि आपका क्रम से अगर देखिएगा तो एस का मान कितना होता है 19, 19 के बाद आता है 20, तो वृद्धि हो रहा है ना। तो वृद्धि ग्रंथि किस में पाया जाता है, STH में, है ना। पीयूष ग्रंथि में STH हार्मोन पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि में कौन सा पाया जाता है, TSH हार्मोन। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से पाया जाता है, ये बातें बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा गलत था, ऑप्शन डी आपका गलत था। TSH हार्मोन का उत्सर्जन थायराइड से होता है, न कि आपका पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्सर्जन होता है, STH हार्मोन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं आपकी, कौन सा हो जाता है आपका, थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां के रूप में पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है आपका, हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका उत्सर्जन होता है, हार्मोन का। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से किसका उत्सर्जन होता है, तो एंजाइम का। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, थायराइड। अब यहाँ पे देख लेते हैं एड्रिनल के बारे में। एड्रिनल जो है, एड्रिनल यानी अधिवृक्क से जो है फ्लाइट एंड फ्लाइट, लरो और उरो हार्मोन का उत्सर्जन होता है। कहाँ से, लरो और उरो हार्मोन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो एड्रिनल से होता है, यानी कि अधिवृक्क से होता है। इसको इंग्लिश नाम होता है फाइट एंड फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, लरो और उरो हार्मोन। इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, एड्रिनल हार्मोन से होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बीमारी जो है जीवाणु जनित होता है। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जो है इसमें जीवाणु से फैलता है। तो जीवाणु से फैलने वाली बीमारी का नाम है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया हो जाएगा, जो किससे होता है, जीवाणु जनित बीमारी है। देखिए हेपेटाइटिस किससे होता है, विषाणु जनित है। इसमें जो होता है हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। गलसुआ जो कि क्या है, विषाणु जनित भी है ये बीमारी। ये आपका मम्स नामक वायरस से फैलता है, मम्स नामक वायरस से ये फैलता है। और देखिए काला जार जो है आपका, ये फैलता है आपका प्रोटोजोआ से। और इसका जो जो परजीवी है उसका नाम है लिस्मैनिया। क्या नाम है, लिस्मैनिया, ध्यान में रखेंगे, लिस्मैनिया इसका परजीवी का नाम है। चलिए आज का हम प्रश्न देख लेते हैं कि आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं। आप लोग जरूर इसका कमेंट में आंसर देंगे कि वर्गीकी का जनक किन्हें जाना जाता है। इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।